डायहेड्रल एंगल, तो लीस्ट रिएक्शन का काम कर दिया उससे। अब इसका हमें हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज आरुषि गुप्ता और आज हम करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। इसमें उसने पूछा है अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14। हमें एक कंपाउंड दे रखा है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14, हैज़ 2 टर्शरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना है, मतलब 6 कार्बन है उसमें, और उसके पास 2 टर्शरी कार्बन है। हमें उसका IUPAC नेम बताना है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। 6 कार्बन होंगे, और टर्शरी कार्बन क्या होता है? टर्शरी कार्बन वो कार्बन होता है जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कुछ बनाया, तो ये जो येलो कलर से मार्क्ड कार्बन है ये हमारा टर्शरी कार्बन है, क्योंकि ये फर्दर 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो उसने बोला है कंपाउंड के पास 2 टर्शरी कार्बन है, 2 होने चाहिए। तो इस तरह से बना देते हैं। एक टर्शरी कार्बन तो ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, इसको टर्शरी बना देते हैं। अब देखो, इस कंपाउंड के पास 2 टर्शरी कार्बन है और टोटल में 6 कार्बन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन भी हैं। अब हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ और 3 यहाँ, एक एक हाइड्रोजन इधर आएगा। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हो गया। अब बस आपको इसका IUPAC नेम बताना है, जो कि बहुत सिंपल है। पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन। इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4। सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 2 ब्रांचेस है। क्या नाम है इस ब्रांच का? मिथाइल। और क्योंकि मिथाइल 2 बार है तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2 बार और मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर इसकी पोजीशन बता देंगे, कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। आपको इथेन के कॉन्फॉर्मर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। इस तरह से हम इथेन के कॉन्फॉर्मर्स बनाते हैं। ये एक कार्बन है, इथेन हमारे पास होता है CH3। इसका नाम इथेन है। ये एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, इस तरह। ठीक है, एक कार्बन को मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा, और इससे जो 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है वो जस्ट इसके पीछे है, इस तरह से। तो एक कॉन्फॉर्मर ये हो गई जिसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड। ठीक है, और एक कॉन्फॉर्मर होती है ये वाली। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन्स और बाकी के 3 हाइड्रोजन्स इसके बीच में होते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैगर्ड। अब एक्लिप्स्ड वाली लीस्ट स्टेबल होती है, सबसे ज़्यादा कम स्टेबल, और स्टैगर्ड वाली मोस्ट स्टेबल होती है। ठीक है, इतना बात हमें पता है। एक्लिप्स्ड में इनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। एक्लिप्स्ड मतलब एक के पीछे एक आ जाना। ये एक हाइड्रोजन है, जस्ट उसके पीछे एक हाइड्रोजन और है, तो इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। और वो कितना है? 0 डिग्री, मतलब दोनों एक के पीछे एक है, उन्होंने एक दूसरे को छुपा लिया है, एक्लिप्स फॉर्म कर लिया है। जैसे कि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो उसमें सन और मून एक दूसरे के आगे आ जाते हैं ना, और छुपा देते हैं। सेम वही काम हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 60। बॉन्ड एंगल नहीं, डायहेड्रल एंगल बोलते हैं इसको, वो होता है 60 डिग्री। तो जब हमारा डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर होता है जो कि मोस्ट स्टेबल है, और 0 डिग्री होता है जब डायहेड्रल एंगल, तो लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर बनता है और उसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि डायहेड्रल एंगल ऑफ
लीस्ट स्टेबल के केस में डायहेड्रल एंगल कितना होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि उसके केस में डायहेड्रल एंगल होता है 0, तो हम 0 पर टिक कर देंगे। कहाँ है 0? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। 0 डिग्री पे लीस्ट स्टेबल होता है हमारा कॉन्फॉर्मर। अगर यहाँ पे पूछता मैक्सिमम स्टेबल, तब हम बोलते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब 2021 में उसने लीस्ट स्टेबल पूछा है, हो सकता है इस बार वो मैक्सिमम स्टेबल पूछ ले या मोस्ट स्टेबल पूछ ले, तो आपको 60 डिग्री याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक रिएक्शन दे रखी है, बोला है कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट या केमिकल। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। पहले तो रिएक्टेंट ध्यान से देखो, CH3 CH2 COONA कन्वर्ट हो गया किस में? CH3 में, इथेन में। कौन सी रिएक्शन दिख रही है? ये जो रिएक्शन है ये है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? CO2 रिमूव हो जाती है। डी का मतलब रिमूव होना, कार्बोक्सी का मतलब CO2। ये जो CO2 है ये बाहर निकल गई और Na कन्वर्ट हो गया H में, जो आगे एसिडिफिकेशन के केस में हो जाता है। ठीक है, अब डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है? आपने पढ़ी होगी सोडा लाइम टेस्ट, है ना? तो डीकार्बोक्सिलेशन हम करते हैं सोडा लाइम टेस्ट में, जहाँ पे हम रिएजेंट यूज़ करते हैं NaOH और CaO। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, अब NaOH उन्होंने दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? CaO। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन से हम इनमें से क्या नहीं बना सकते? पहले तो मुझे ये बताओ वुर्ज रिएक्शन होती क्या है? वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है? हम कोई भी RX लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, उसके अंदर हम डालते हैं Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं RR में, और साथ में NaX बाहर निकल जाता है। इसके 2 मोल्स लेते हैं, इसके 2 मोल्स, ठीक है, और बाहर इसके 2 मोल्स बनते हैं। होती कैसे है ये रिएक्शन? एक RX हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ये दूसरा RX है। क्या होगा? ये दोनों XX बाहर निकल जाते हैं और R के बीच में बॉन्ड बन जाता है। R क्या है यहाँ पर हमारा? R है हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया CH3Cl, इसके अंदर अगर मैं डालूँ Na ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? ये जो CH3Cl है और एक बार CH3Cl फिर से है, क्या करेंगे? इन दोनों Cls को बाहर निकाल देंगे, CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो हो गई हमारी वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि ये रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, ये देखो पहले मैंने यूज़ करा 1 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन थे? 2। अगर सपोज मैंने यहाँ पे यूज़ करा CH3CH2 जिसके पास होंगे 2 कार्बन, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास कितने कार्बन होंगे? 4। वुर्ज रिएक्शन का काम होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल कर देना। क्या काम होता है वुर्ज रिएक्शन का? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डबल कर देना। तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड। अगर हम N हेक्सेन देखें, N हेक्सेन में 6 कार्बन है जो कि इवन है। इसके अंदर देखें तो इसके पास भी 6 कार्बन है जो कि इवन है। और ऑप्शन डी में ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन, 4 भी इवन है। ऑप्शन सी में हमें दिख रहा है हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन, और 7 कार्बन ऑड है। वुर्ज रिएक्शन से हम सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बना सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, और नंबर वाले नहीं बना सकते। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हेप्टेन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स
विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें पता है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? सिस और ट्रांस। और कौन शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं एल्कीन्स। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि हमारे पास एल्कीन होना चाहिए, मतलब सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, सेम ग्रुप से अटैच होने चाहिए, ए और बी और बी, ये ए और बी कोई भी ग्रुप है। अगर मैंने चारों में ए अटैच कर दिया, दोनों कार्बन से सेम ग्रुप अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर मैंने एक को चेंज कर दिया, सपोज यहाँ भी कर दिया, अब भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाएगा। सिर्फ इस तरह के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाते हैं जहाँ एक सी से दो अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हो। ये कार्बन है, इससे ए और बी अटैच है, डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन से भी ए और बी दो अलग ग्रुप अटैच्ड है। तो अब हमें देखना है इनमें से कौन सा कंपाउंड इस तरह से एग्जिस्ट करता है। सबके स्ट्रक्चर बनाकर देख। पहला ऑप्शन है हमारे पास पेंट 1 इन। पेंट 1 इन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इस तरह से, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप अटैच होगा। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन से दो अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। ये जो सी डबल बॉन्ड है, इससे ए और बी दो अलग ग्रुप, इस कार्बन से भी ए और बी दो अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। उस केस में यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, ए मतलब हाइड्रोजन है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बी देखते हैं। बी है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ब्यूट 2 इन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, चारों ग्रुप्स सेम अटैच्ड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन 2 मिथाइल, इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? अगर इस कार्बन की बात करें तो देखो H और H सेम ग्रुप अटैच्ड है, इस कार्बन पे भी CH3 और CH3 सेम ग्रुप अटैच है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। लास्ट बचा D। अब यही होना चाहिए हमारा आंसर। D है 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 इन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, 3 इन मतलब थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दिया। और क्या बोला है? थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, इसको हम हाइड्रोजन से अटैच कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें देखो ये कार्बन है, इससे दो अलग ग्रुप अटैच है, कौन कौन से? एक ये मिथाइल और एक ये इथाइल, दो अलग ग्रुप से अटैच्ड है। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी दो अलग ग्रुप अटैच है, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन से दो अलग अलग ग्रुप अटैच है, तो ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स दिखा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि कार्बन से दो अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। KMnO4 का क्या काम होता है? KMnO4 ओजोनोलाइसिस करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ओजोनोलाइसिस करवाता है। करते हैं ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, याद है आपको? अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे और इस डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं, ये बन जाता है। ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करा और वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, एक प्रोडक्ट ये बना। इसको अगर C1 बोला सपोज, ये C2 है, सेम काम इधर भी कर देंगे। तो सिंपली हमने क्या करा, ये हमारे पास कोई भी एल्कीन थी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
इस डबल बॉन्ड को हटा दिया और इससे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, इससे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। समझ गया, ये होती है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब यही काम इस केस में करके देखते हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये कार्बन और इसके बीच में हमें डबल बॉन्ड दिख रहा है। हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को रिमूव कर देंगे, इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे और इस कार्बन से डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। ये दो अलग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक मॉलिक्यूल ये बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल ये बन गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे देखो, यहाँ पे ओजोनोलाइसिस के साथ H+ लिखा है। अगर यहाँ पे लिखा होता OH- तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाती है और यही हमारा प्रोडक्ट होता। पर क्योंकि H+ लिखा है तो रिएक्शन आगे फिर से होगी और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड है ना, H+ की प्रेजेंस में एल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर यहाँ पे बना होता कीटोन और H+ होता तो कीटोन का कीटोन ही रहता, आगे ऑक्सीडाइज वो नहीं होता। लेकिन अगर एल्डिहाइड बना है और एसिडिक मीडियम है तो आप उसे फर्दर किस में कन्वर्ट कर दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसको हम आगे कन्वर्ट कर देंगे किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो CHO का COOH बना देते हैं। सिमिलरली यहाँ कर देंगे, CHO का COOH बना देंगे। तो ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। कहाँ दिख रहा है ऐसा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन ए आंसर होता अगर यहाँ पे H+ की जगह OH- दे रखा होता, मतलब बेसिक मीडियम दे रखा था। बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और एसिडिक मीडियम में वो आगे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ओजोनोलाइसिस से है। कह रहा है कि कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद O3 मतलब ओजोन followed by ZnNH2O gives formaldehyde and 2-methyl propanol as products. The compound X is, इस पर्टिकुलर केस में आपको उसने प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और रिएक्टेंट पूछा है। ठीक है, करते हैं। पहले तो फॉर्मल्डिहाइड और 2-मिथाइल प्रोपेनल का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ कैसा बनेगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा उसने दी दिया है 2-मिथाइल प्रोपेनल। इस CHO को C डबल बॉन्ड OH इस तरह बना देते हैं। ये हो गया हमारा 2-मिथाइल प्रोपेनल। अब इससे आपको रिएक्टेंट बनाना है। देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन। यूजुअली हमें पता था कि ये रिएक्टेंट है, इसका जब ओजोनोलाइसिस करवाना है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और उसकी जगह डबल बॉन्ड O लगा देना है ना। इस तरह से हम कुछ प्रोडक्ट बना देते थे। इस बार हमको रिवर्स काम करना है। क्या करना है, ये C डबल बॉन्ड O होगा, एक C डबल बॉन्ड O इस साइड होगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे। बन गई वापस से हमारी एल्कीन। समझ आया क्या करना है। एक हमारे पास इस तरह होगा कार्बोनिल कंपाउंड, एक कार्बोनिल कंपाउंड इस तरह होगा। हमें दोनों का ऑक्सीजन हटा देना है और उन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, सेम काम अब हमें यहाँ करना है। करते हैं, पहले फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है और नेक्स्ट ये मेरा है ये 2-मिथाइल प्रोपेनल। इस तरह लिख सकते हैं इसको। ये C डबल बॉन्ड O लिखा, एक तरफ CH CH3 CH3 और एक तरफ H। ठीक है, अब क्या करना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा देना है और इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से बना के लिखते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड, ये CH, फिर इस CH से अटैच है एक और CH, इस CH से दो CH3 अटैच है।
तो इस तरह से ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। ये देखो ये दोनों सेम है, पहले मैंने लिखा CH2 एज इट इज़, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH लिखा, फिर एक और CH और फिर 2 CH3 अटैच कर दिए उससे। अब इसका हमें IUPAC नेम बताना है क्योंकि क्वेश्चन में IUPAC नेम पूछा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है? ये वाली। कितने कार्बन्स की? 4 कार्बन की। ब्यूट पहली पोजीशन पे ईन दिख रहा है और थर्ड पोजीशन पे हमको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो कहाँ है ऐसा ऑप्शन? 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, इसका आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बहुत सिंपल है, कोई एल्कीन दे रखी है, उसमें डाल रखा है HBr और साथ में ये डाल रखा है पर ऑक्साइड। और हमें पता है जब भी पर ऑक्साइड होता है तो हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 1, और इस कार्बन से अटैच है 2 हाइड्रोजन। तो H जाएगा इस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस कार्बन से Br अटैच है, इस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन है ये देखो एल्कीन। आपको रिएक्शन देख के पहचानना आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। पहले रिएक्टेंट देखो फिर रिएजेंट देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। हमारे पास एल्कीन है, उसके बाद उसमें हमने डाला वाटर एसिडिक मीडियम में, तो हमें समझ आ गया हाइड्रेशन रिएक्शन है। और इसके अंदर कौन सा रूल लगाते हैं हम? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, वाटर ब्रेक होता है H+ और OH- में, तो पहला काम है H+ ऐड करना। इसको रिएक्टेंट को फिर से बनाते हैं, यहाँ पे CH3 ये रिएक्टेंट है। ठीक है, इसमें पहले H+ ऐड होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H इस कार्बन पे जाएगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। क्या बनेगा? CH3 CH3, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये कार्बोकटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में होगा मिथाइल शिफ्ट या फिर कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो कार्बोकटायन है वो है 2 डिग्री। ठीक है, क्या होगा? ये मिथाइल ग्रुप इधर आ जाएगा और प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पे आ गया और मिथाइल ग्रुप उधर वाले कार्बन पे चला गया, इस तरह से। अब जो कार्बोकटायन बना ये था 3 डिग्री, तो ये रीअरेंजमेंट क्यों हुई? ताकि मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन सके। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस तरह से रीअरेंजमेंट हुई। अब फाइनल स्टेप है, OH- है, माइनस चार्ज पॉजिटिव की तरफ आएगा और यहाँ आके अटैच हो जाएगा। कर देते हैं अटैच, OH यहाँ अटैच हो गया। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ढूंढो कहाँ पर है ये हमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट करना ज़रूरी था। अगर आपने OH ग्रुप यहीं लगा दिया ये प्रोडक्ट भी बनेगा, पर वो प्रोडक्ट होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। पहली बात आपको ये देखनी थी कि मार्कोनिकॉफ रूल लगना चाहिए। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए थी कि कार्बोकटायन की रीअरेंजमेंट होगी ताकि वो ज़्यादा स्टेबल बन सके। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स या स्पीसीज। ये आपको 7 स्पीसीज दे रखी है। पूछा है द नंबर ऑफ कंपाउंड्स या स्पीसीज विच ओबे हक्कल रूल इज। पहले तो ये बताओ हक्कल रूल होता क्या है? हक्कल रूल ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। किसी भी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और n हमारा यहाँ पे 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर है। ठीक है, अगर मैं n को 0 पुट करूँ तो क्या वैल्यू आएगी? 2, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n को 1 पुट करा तो आएगा कितना? 6,
n को 2 पुट करा तब बताओ कैलकुलेट करके कितना आएगा 10, फिर 3 पुट करके बताओ 14। तो किसी भी कंपाउंड के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 6, 10, 14। अगर किसी कंपाउंड के पास इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। इसके अलावा अगर उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलेंगे कि वो हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं कि कौन कौन हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। पहला कंपाउंड देखते हैं। इसके पास एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2, 3, 4, 5, 5 पाई बॉन्ड्स हैं। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से। हमें पता है कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो 5 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए। 2 इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 10। क्या 10 आ रहा है हमारे हक्कल रूल में? आ रहा है। तो पहला तो हमारा हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। इसमें ये देखो, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये रहा, बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। अब ये जो माइनस चार्ज है, क्या ये माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व्ड है? ये चेक करेंगे। ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड, ये जो माइनस चार्ज है, ये इधर आके पाई बॉन्ड बन गया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आके माइनस चार्ज बन गया। तो ये माइनस चार्ज जो है ना, ये भी इन्वॉल्व्ड है कॉन्जुगेशन में। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में हम वो इलेक्ट्रॉन्स भी गिनते हैं जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व्ड हो। तो हमें इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी गिनना है। अगर आपने खाली ऐसे करा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, इसके पास है 2 पाई बॉन्ड, मतलब कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 तो इसमें आ नहीं रहा। आप बोलोगे कि हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो माइनस चार्ज है ये भी इधर जाके पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसको भी गिनेंगे। तो इसके पास 1, 2, 3, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसे लिखो, काटा मारो और लिखो, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस चार्ज है ये भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है और पाई बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। इसमें देखो, अब इसमें भी आपको ये जो माइनस चार्ज है ये इधर कॉन्जुगेशन में जा सकता है और इस तरह से पाई बॉन्ड बन सकता है, तो उसको भी गिनना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 हक्कल रूल में नहीं आता तो कट लगा दो। फिफ्थ देखते हैं। एक बॉन्ड ये रहा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो इसके पास खाली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 आता है हक्कल रूल में? आता है। तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसको देखते हैं। इसके पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। डबल कर देंगे हम। 8 आता है हक्कल रूल में? नहीं आता, तो ये भी हक्कल रूल फॉलो नहीं कर रहा। लास्ट, इसको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास। क्या 14 हक्कल रूल में आ रहा है? ये देखो आ रहा है 14। तो ये भी हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच ओबे हक्कल रूल इज, कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे 4 कंपाउंड्स हैं जो हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो अभी हमने देखे। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आप माइनस चार्ज को मिस कर दोगे। माइनस को मिस नहीं करना है, कि आपको ये देखना है कि वो माइनस चार्ज जो है पाई बॉन्ड बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो इस तरह से कोई कंपाउंड है और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये लोन पेयर्स इधर जाके पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, तो इस केस में आप इन लोन पेयर्स को नहीं गिनोगे। पर अगर यहाँ इस तरह से कोई कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है और ये लोन पेयर्स जो है इस तरह से कॉन्जुगेशन में जाके
पाई उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं पाई बॉन्ड में। ये देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर्स है ये कॉन्जुगेशन में जाके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपको ये चेक करना है कि जो माइनस चार्ज दे रखा है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसको हक्कल रूल के पाई इलेक्ट्रॉन्स में गिनोगे, वरना फिर नहीं गिनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक। आपको ये बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक होने के लिए 4 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी? पहली, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन होती है कि उसे हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए, जो अभी हमने पीछे देखा। और फोर्थ कंडीशन होती है कि कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, अब सारे कंपाउंड साइक्लिक दिख रहे हैं हमें। अब देखकर बताओ कि कौन सा हम एरोमेटिक नहीं है। तो जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन डी जो है वो एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। इस साइड देखो ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। सेकंड, ये प्लेनर भी नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp, इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, मतलब ये जो 2 हाइड्रोजन्स है ये एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि प्लेनर नहीं है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं है। ये दोनों रूल्स वो फिर भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप बोलोगे कि ऑप्शन बी भी तो सेम है, इसमें भी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नहीं है, पर इसमें ये देखो, और ये यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? प्लेनर, है ना। तो यहाँ पर ये कंपाउंड प्लेनर है, जबकि ये वाला कंपाउंड प्लेनर नहीं है। और सेकंड बात ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स की, तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन हो सकती है। ये पाई बॉन्ड इधर आ सकता है और पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकता है, जबकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, उस वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इस केस में एम्प्टी p ऑर्बिटल नहीं है, तो जिस वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।